स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से। आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन था, इसी वजह से इस क्वेश्चन को हम फ्रेम हैं वो किए हैं। अब देखिए कि न्यूज़पेपर डिस्कशन का जो फर्स्ट न्यूज़ है उसी के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के बारे में मेंशन किया कि जो फॉरेनर पर्सन है उनका इलेक्टोरल रोल के अंदर एनरोलमेंट है वो नहीं होना चाहिए और उनको रिमूव करना है अगर किसी पर्सन का एनरोलमेंट है वो हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट हैं उनको अगर हम रीड करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेंशन है क्या इलेक्शन कमीशन के पास में पावर है कि समय समय पे जो इलेक्टोरल रोल है उसको उनके द्वारा रिवाइज किया जाता है। तो यस स्टूडेंट्स, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में इलेक्टोरल रोल के ही रिवाइज के रिगार्डिंग में या उसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसके रिगार्डिंग में एसआईआर का जो ड्राइव है उसको कैरी आउट किया गया। समय समय पे जो कैंप्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि अगर किसी पर्सन का 18 प्लस एज हुआ है तो उनके नेम को एनरोल है वो कर लिया जाए। तो किसी पर्सन का अगर डेथ हुआ है तो उनके नेम को रिमूवल है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैरी आउट है वो किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन के पास में पावर है समय समय पे इलेक्टोरल रोल को रिवाइज का। इलेक्शन कमीशन के पास में किसी भी तरीके का एडवाइजरी पावर नहीं है। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी कैरी आउट करता है, एडवाइजरी पावर भी कैरी आउट करता है। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग में रिकमेंड करता है या एडवाइस करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट को, और एमएलए के जो जो रिमूवल है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि गवर्नर को जो एडवाइस है वो किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में मेंशन है तो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, एडवाइजरी पावर उनके पास में है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए कि मेंशन है कि ये एज ए कोर्ट ऑफ अपील के रूप से सिट करता है इलेक्शन कमीशन जब किसी इलेक्शन रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उनको इनके द्वारा रिजोल्व है वो करना हो। स्टूडेंट्स, इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो डिस्प्यूट्स हैं वो हाई कोर्ट के वहाँ पे जाया करते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किस हाई कोर्ट के अंडर में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आया करती है। और हाई कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स के जो रिजल्ट्स हैं जो उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग में कोई जो डिस्प्यूट है उसका डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाएगा। क्या सिंबल की जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसके पास में रहेगा, अगर टू फैक्शंस क्रिएट हुए हैं पार्टी के अंदर में तो डिसाइड करना कि जो ओरिजिनल सिंबल है जो पॉपुलर सिंबल है वो किस पार्टी के पास में रहेगा। फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मेंशन है कि किसी भी पर्सन को कोई इंडियन सिटीजन बनना, किसी भी पर्सन जिसको एमएलए और एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो आप देखिए कि बेसिक एलिजिबिलिटी के अंदर में वन काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी ये भी है कि वो पर्सन इंडिया का सिटीजन है वो होना चाहिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। राइट आंसर है वो क्या रहेगा, टू स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे करेक्ट हैं, सेकंड एंड थर्ड है वो इनकरेक्ट है। और आप देखिए कि सिटीजनशिप के अलावा भी यहाँ पे कुछ और भी बेसिक जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए पर्सन को। अगर एमएलए या एमपी बनना है, राज्यसभा का एमपी बनना है तो 25, सॉरी लोकसभा का एमपी बनना है तो 25 का एज होना चाहिए। एमएलए के रिगार्डिंग में भी 25 का एज होना चाहिए। बट राज्यसभा का एमपी अगर उनको बनना है तो मिनिमम जो 30 ईयर का एज है वो उनके द्वारा कंप्लीट है वो किया गया हो। ये भी कुछ बेसिक यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं जो भी फुलफिल है वो होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नाटो के बारे में है। आज का जो न्यूज़पेपर है जिसके अंदर वर्ल्ड पेज था तो वहाँ पे आप देखिए कि जो डेनमार्क के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने मेंशन किया है कि अगर जो जो ग्रीनलैंड है उसको अनेक्स किया जाता है यूएस के द्वारा तो नाटो का भी जो एंड है वो रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस दौरान में हमने नाटो का जो बेसिक्स है उनको रिवाइज किया था। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेनमार्क जो है वो मेंबर है या नहीं है। तो स्टूडेंट, डेनमार्क है वो मेंबर है। रिसेंटली इसका मेंबरशिप है वो एक्सपेंड हुआ था। स्वीडन नाम का जो कंट्री है वो रिसेंट मेंबर है वो बना था, जिसके रिगार्डिंग में यूपीएससी ने आप देखिए कि क्वेश्चन है वो आपसे पूछा था, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था नाटो के पर्सपेक्टिव से। कलेक्टिव डिफेंस का जो मैकेनिज्म है या जो कोर प्रिंसिपल है उसको ये कैरी आउट करता है। तो यस स्टूडेंट, जो कलेक्टिव डिफेंस है अटैक ऑन द वन इक्वल टू द अटैक ऑन द ऑल, कि किसी भी वन मेंबर कंट्री के ऊपर में अगर अटैक होता है तो सभी जो मेंबर हैं उसको कलेक्टिव वे के अंदर में डिफेंड हैं वो किया करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या इस कोर प्रिंसिपल को कभी इन्वोक किया गया, कभी एग्जिस्टेंस में लाया गया? तो जब 9/11 का इंसिडेंट होता है यूएस के वहाँ पे
तो उसके लेटर फेज के अंदर में अफगानिस्तान के वहाँ पे आप देखिए कि जो कलेक्टिव डिफेंस है उसका जो प्रोविजन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है क्या न्यूयॉर्क के वहाँ पे सिचुएटेड है, तो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है, बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, वहाँ पे आपको इसका जो हेडक्वार्टर है वो देखने के लिए मिलेगा। राइट आंसर क्या है, टू स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बी यहाँ पे राइट आंसर है वो रहेगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीबीआई के पर्सपेक्टिव से। आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था उसमें सीबीआई कहाँ पे मेंशन था, तो आप देखिए कि करूर का एक एरिया है तमिलनाडु के वहाँ पे जहाँ स्टीम पीड का एक सिचुएशन हुआ था। तो सीबीआई के द्वारा जो पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका जिनका मीटिंग के अंदर में वो इंसिडेंट हुआ उनको क्वेश्चनिंग है वो किया जाएगा। उस समय हमने सीबीआई के जो बेसिक्स हैं उनको रिवाइज किया था। क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नोडल एजेंसी है इंटरपोल का जो कोऑर्डिनेशन की रिगार्डिंग में इंडिया का नोडल एजेंसी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देखिए जनरल कंसेंट है उसका रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करता है यूनियन टेरिटरीज के वहाँ पे, तो ये भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यूनियन टेरिटरीज के वहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट है वो कर सकता है सीबीआई, जो कि स्टेट्स में उनको जनरल कंसेंट का रिक्वायरमेंट है वो हुआ करता है। जनरल कंसेंट आप देखिए कि पीरियोडिकली स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ग्रांट करते हैं। सेक्शन 6 है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके थ्रू सीबीआई इस्टेब्लिश है। पर इन एनी केस विदाउट जनरल कंसेंट सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता स्टेट टेरिटरी के अंदर में, तो ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अगर आप देखिए कि किसी किसी केस के रिगार्डिंग अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इश्यू करे कि आपको इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है, तो उस समय जनरल कंसेंट का भी रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स अगर नहीं भी ग्रांट करें तो इन्वेस्टिगेट है वो किया जा सकता है। स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि साइबर फ्रॉड के जो केसेस सामने आए हैं उस दौरान में डिजिटल अरेस्ट के भी केसेज आए हैं। तो डिजिटल अरेस्ट के केसेस के रिगार्डिंग एक पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अभी ग्रांट किया था, जिसमें स्टेट्स का जो जनरल कंसेंट है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। सीबीआई को पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन हो सकता है डिजिटल अरेस्ट के रिगार्डिंग में। तो कितना यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड राइट आंसर है। टू स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। थर्ड स्टेटमेंट में ये जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता अगर विदाउट कंसेंट के। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो आपसे पूछा गया है कि आदित्य L1 मिशन है जो कि इसरो का है वो किसके रिगार्डिंग में है, किसके ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में है। तो मार्स के रिगार्डिंग में हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन है उसको आप देखिए कि सेंड किया था। अर्थ के पर्सपेक्टिव से रिसेंटली निसार सैटेलाइट है वो गया है। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार का है, नासा और इसरो की कोऑपरेशन को भी शो करता है। मून के रिगार्डिंग में हम चंद्रयान मिशन को सेंड किए थे, चंद्रयान थर्ड मिशन जो 23 अगस्त को पहुंचता है और उसके ऑब्जर्वेशन में हम स्पेस डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आदित्य L1 मिशन है वो सन के रिगार्डिंग में है। अभी इसका जो 2 ईयर का एनिवर्सरी हुआ है तो इसका डाटा को पब्लिक डोमेन में रखा गया है जिससे कि लार्जर वे में एनालिसिस वो किया जा सके। ये आज के न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन था। आदित्य L1 मिशन के अंदर में L1 वो पॉइंट है अर्थ और सन के बिटवीन में, जिसमें आप देखिए कि क्लियरली सन का जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे हो सकता है। तो राइट आंसर है वो उसका सन है आदित्य L1 मिशन के रिगार्डिंग में। 2026 का जो यूनाइटेड नेशन ईयर है वो किसके रिगार्डिंग में रहेगा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए कि यूएन आप देखिए कि 1 ईयर को सिर्फ एक ही थीम के ऊपर में ऑब्जर्व नहीं करता है, 2-3 थीम्स के रिगार्डिंग में ये ऑब्जर्व है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो रेंज लैंड का एरिया है, जो वेस्ट लैंड के अंदर में आप देखिए कि ग्रास लैंड्स हैं वो हुआ करती हैं, उनके रिगार्डिंग में ये जो इंटरनेशनल ईयर है वो रहेगा। लीगल लिटरेसी है वो 2027 के समय में ऑब्जर्व किया जाएगा। सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म भी है जो भी 2027 के समय में। और कोऑपरेटिव्स अभी हमने 2025 के दौरान में आप देखिए कि जो ऑब्जर्व है वो किया था। तो राइट आंसर है यहाँ पे वेस्टलैंड का जो एरिया हुआ करता है उसका ऑब्जर्वेशन के पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।